हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो जो हमारा था उसमें हमने डिस्कस किया था 2021 का जो पेपर कैंसिल हो गया था उसके बारे में। उसमें सीडीपी के जितने भी क्वेश्चन आए थे हमने सारे डिस्कस कर लिए थे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2011 के पेपर की। 2011 का जो पेपर हुआ था आपका यूपी टेट का, इसमें जो सीडीपी के क्वेश्चन आए थे वो ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो किससे रिलेटेड थे, तो वो शिक्षण अधिगम से रिलेटेड थे। ठीक है, और बाकी पेडागोजी से संबंधित थे। तो उस समय जो बाल विकास है उससे संबंधित क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन इनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं आते लेकिन 10 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इस वाले पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न आया था आपका कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो इसमें पूछा गया कि जो निम्न कक्षाएं होती हैं, छोटी जो कक्षाएं होती हैं, उसमें जो शिक्षण की खेल विधि है वो किस पर आधारित होती है। तो वो विकास एवं वृद्धि के जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होता है उस पर आधारित होती है। क्योंकि खेल हम क्यों खिलाते हैं बच्चों को? सिर्फ शारीरिक शिक्षा के लिए नहीं खिलाते, ठीक है, या कोई शिक्षण की विधि है उसे हम बच्चे को सिखा सकते हैं तो इसके लिए भी नहीं सिखाते। हम इसलिए सिखाते ताकि हमें बच्चे का जो वृद्धि है और विकास जो है उस पर भी ध्यान देना होता है। ठीक है, तो बच्चे की शारीरिक वृद्धि और विकास पर भी ध्यान दे सकें, इसलिए हम खेल विधि को लाते हैं। ठीक है, और खेल के माध्यम से बच्चे जल्दी जल्दी सीखते भी ये चीज़ों को। तो ये हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिसलेक्सिया संबंधित है। तो जो लास्ट वीडियो थी शिक्षण वाली, उसमें सारे जो पॉइंट्स थे, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्मॉर्फिया, ये सारे हमने डिस्कस किए थे, डिस्थीमिया। ठीक है, तो इसमें पूछा गया डिसलेक्सिया के बारे में। तो आपको बताना कि डिसलेक्सिया कैसी बीमारी होती है, किससे संबंधित होती है। तो डिसलेक्सिया जो होती है इसमें बच्चा पढ़ नहीं पाता चीज़ों को, तो ये पठन विकार से संबंधित होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसे ही आपको बताना डिस्ग्राफिया किससे संबंधित होगी। तो डिस्ग्राफिया जो होती है वो लेखन से संबंधित होती है, और डिस्कैल्कुलिया जो होती है वो मैथ से संबंधित होती है, जिसमें गणित के सवाल बच्चा नहीं कर पाता, ये सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। तो विशेष रूप से जो जरूरतमंद बच्चे होते हैं, जैसे विकलांग बच्चे भी आ जाएंगे, कम सुनने वाले भी आ जाएंगे, कम देखने वाले भी बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, तो विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चे यही होते हैं। तो इनकी शिक्षा का प्रबंध कैसा होना चाहिए? दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में होना चाहिए, विशेष विधियों द्वारा होना चाहिए, या विशेष विद्यालयों में, फिर लास्ट ऑप्शन है कि विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो देखिए, विशेष बच्चे जरूर हैं, लेकिन अगर आप उन्हें हर चीज़ अलग तरीके से देंगे तो उनके अंदर थोड़ा भेदभाव सा आएगा कि नहीं यार, ये तो हमें अलग करना चाह रहे हैं, अलग दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, हमने समावेशी शिक्षा पढ़ा है, तो समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि हमें सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना है, चाहे वो किसी भी तरीके के हों, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो मानसिक रूप से विकलांग हो, ठीक है, चाहे वो कम देख पाते हो, कम सुन पाते हो। बस ये है कि हेल्प करने के लिए अलग अलग विधियां हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाना हम सभी को एक साथ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। तो जैसे हम दूसरे सामान्य बच्चों को शिक्षा देते हैं, वैसे ही इन जरूरतमंद बच्चों को भी शिक्षा देनी है हमें। ठीक है, उन्हीं के साथ पढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम का प्रक्रम में अभिप्रेरण। तो अभिप्रेरण की बात हो रही है, अभिप्रेरणा मोटिवेशन जो होता है। तो अधिगम के प्रक्रम में जो मोटिवेशन है वो क्या करता है? पहला, सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है। दूसरा, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेद करता है। तीसरा है कि एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है। और डी ऑप्शन है कि नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो देखिए, अभिप्रेरणा मोटिवेशन क्या करता है? आपको मोटिवेट टीचर क्यों करता है? ताकि आपका इंटरेस्ट बढ़े किसी चीज़ को पढ़ने में। ठीक है, अब इंटरेस्ट बढ़ेगा, मोटिवेट होंगे, तब आप उसे सीखेंगे, चीज़ों को जल्दी याद होगी, आपको जल्दी चीज़ें समझ में आएंगी। इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा कि नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि को बढ़ाने के लिए अभिप्रेरण का यूज़ किया जाता है, मोटिवेशन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, यानी कि न्यून दृष्टि जो कम देख पाता है बच्चा, उसकी बात हो रही है यहाँ पर, निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ करना उचित है। कि मान लिया छोटे स्तर का काम वो नहीं कर पा रहा तो हम उसे माफ़ कर दें। दूसरा है कि उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। तीसरा, कक्षा में समान रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। और डी ऑप्शन है, कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो देखिए, आपको ऐसा आंसर लिखना है जो पॉजिटिव हो। ठीक है, पॉजिटिव हो। साथ ही साथ जब ऐसे क्वेश्चन आए तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बच्चे को अलग नहीं दिखाना, उसके लिए स्पेशल कोई ट्रीटमेंट नहीं देना है। ठीक है, कि आप अलग बिठा दें उन्हें, या सबसे आगे बिठा दिया, सबसे कोने में बिठा दिया, या होशियार बच्चा था तो आपने क्या किया, उसे सबसे पीछे बिठा दिया, उस पर ध्यान नहीं दे रहे। तो ऐसा नहीं करना है, सभी बच्चों को एक जैसे ट्रीट करना है। ठीक है, अब बस क्या करना है कि जैसे बच्चा कम देख पा रहा है तो आप क्या करेंगे, सीडी के जरिए, ऑडियो के जरिए उसे सुनाने की कोशिश करेंगे ताकि बच्चा समझ सके। ठीक है, जो कम सुन पा रहा है तो उसे दिखा के पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो हम ये कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ट्रीट हमें सभी को एक जैसे करना होता है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, कि कक्षा में समान रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए उस बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्याम पट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत
किया जा सकता है। तो ये भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, मतलब लास्ट वीडियो नहीं, जो शिक्षण वाला जो वीडियो था यूपी टेट का है, तो वो लास्ट ही वीडियो था। तो उसमें हमने इस बात को डिस्कस किया था, बताया था कि कौन सी चीज़ें दृश्य सामग्री में आती हैं, कौन सी श्रव्य सामग्री में आती हैं, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो दृश्य और श्रव्य दोनों में आ जाती हैं। ठीक है, तो श्यामपट्ट की बात हो रही है, इसके बाद हमने डिस्कस किया था उसमें ये चीज़। तो श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड जो है आपका, वो आपका दृश्य सामग्री में आता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसे हम देख ही सकते हैं। अब ब्लैक बोर्ड आवाज़ नहीं करता ना कि आप उससे सुन भी रहे हो चीज़ों को। ठीक है, अब प्रोजेक्टर होता तो वो दृश्य श्रव्य दोनों में आ जाता है, क्योंकि उसमें आप देख भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्लैक बोर्ड है वो किस में आ जाएगा, दृश्य सामग्री में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। तो निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है, श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी चीज़ें आएंगी तभी तो माना जाएगा कि आप शिक्षण कुशलता में अच्छे हैं, मतलब शिक्षण बहुत अच्छे से कर रहे हैं, टीचिंग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, तो श्यामपट्ट कौशल, प्रश्न कौशल, स्पष्टीकरण कौशल और फीडबैक कौशल, ये सारे इसी में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, अगर कोई बच्चा बहुत सारे प्रश्न पूछ रहा है तो उन्हें क्या करेंगे आप, कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। ठीक है, कि उनसे ये कहते हैं कि नहीं अभी नहीं, बाद में पूछना, बाद में आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। ये कहते हैं कि कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। ठीक है, कि क्लास में जो चर्चा वगैरह होती है, हम ये कहते हैं कि नहीं नहीं प्रश्न मत करो, जब चर्चा होगी तब उस पर आप डिस्कस करना है। ठीक है, तीसरा, लगातार प्रश्न पूछने के लिए आप उन्हें मोटिवेट करें, प्रोत्साहित करें। और या चौथा, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, कि आप उनसे ये कह दें कि नहीं अपना उत्तर खुद ढूंढना। ठीक है, ये तो हम नहीं कह सकते, तो आपको करना क्या है, अगर कोई बच्चा प्रश्न पूछ रहा है क्लास में, बार बार प्रश्न पूछता है, तो इसका मतलब है कि वो मोटिवेट है, सीखना चाह रहा है, उसके अंदर उत्सुकता है चीज़ों को लेकर, तो आप उसे क्या करेंगे, और प्रोत्साहित करेंगे प्रश्न पूछने को लेकर। ठीक है, उसे डिमोटिवेट नहीं करेंगे, ना ही ये कहेंगे कि क्लास से बाहर पूछना, अकेले में पूछना, ये सब नहीं कहना है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। तो किंडरगार्टन जो पद्धति थी वो कौन लेकर आए थे, तो फ्रॉवेल लेके आए थे, तो सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो जो मनोवैज्ञानिक फ्रॉवेल थे, इन्होंने 1840 में जर्मनी में सबसे पहला अपना किंडरगार्टन खोला था। ठीक है, इसीलिए ना किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादक भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और किंडरगार्टन का अर्थ क्या होता है, तो बच्चों का बगीचा। ठीक है, तो बच्चों का बगीचा होता है किंडरगार्टन का अर्थ। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, आप क्या करेंगे। पहला, बच्चे की उपेक्षा करेंगे, यानी कि उसका जो बच्चा होगा उसकी उपेक्षा करेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे। दूसरा, अभिभावक को लिखेंगे, ठीक है, उन्हें लेटर लिखेंगे तब बुलाएंगे। तीसरा, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। और चौथा, कि बच्चे को दंड देना शुरू कर देंगे, कि आपके मम्मी पापा क्यों नहीं आ रहे, तो अपने बच्चे को पीटना शुरू कर दिया, तो आपको क्या करना है। तो सही ऑप्शन इसमें क्या होगा, सबसे पॉजिटिव क्या दिख रहा है, तो आप स्वयं उनसे मिलने चले जाएंगे। हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो गई हो, फैमिली में कोई दुर्घटना हो गई हो, इसलिए वो आपसे मिलने नहीं आ पा रहे, तो आप क्या करेंगे, खुद टाइम निकालकर उनसे मिलने चले जाएंगे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ठीक है, सांप्रतिक दृष्टिकोण मतलब ये रहता है कि पहले की जो चीज़ें चली आ रही हैं और आज के जो दृष्टिकोण है वर्तमान का, तो उसे देखकर उस चीज़ को बदल लेना। ठीक है, ये कहलाता है सांप्रतिक दृष्टिकोण। तो बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं, हम ये मान लें कि बचपन के टाइम पे जो बच्चे होते हैं कि वो एक तरीके से बचपन उनका चला जाता है, वो वयस्कों की तरह बिहेव करते हैं। दूसरा, कि बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। तीसरा, बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है। और चौथा, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो सबसे पॉजिटिव यही देखने को मिल रहा है, सीधा सीधा समझ में आ जाएगा कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, कि बचपन होता क्या है, तो वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि होती है। सो बचपन में होता क्या है, जो चाइल्डहुड है, आपकी बाल्यावस्था है, उसे हम बचपन कह देते हैं। ठीक है, और इसी में क्या होते हैं, बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं, बहुत से मानसिक परिवर्तन होते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बचपन जो है वो वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है। क्या दिया जाता है, कि बच्चों को बोलना कि परीक्षण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उनमें अच्छा प्रदर्शन करेगा। कि आप बच्चों से ये कह दें कि परीक्षण जो है, जो आपका टेस्ट लिया जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छा ही प्रदर्शन करना है इसमें। ठीक है, आप ये कह दें बच्चों से। दूसरा, कि पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। कि पहले से आप क्या करें, परीक्षा से पहले ही बच्चों को प्रश्न नोट करा दें कि ये प्रश्न होंगे टेस्ट में और आपको क्या करना है कि उत्तर याद कर लेने हैं। ठीक है। तीसरा है कि निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा कर सकें। आपने क्या करा कि जो निम्न कोटि के जो पढ़ने वाले बच्चे थे, आपने उन्हें ट्रेनिंग दे दी, बाकी बच्चों को छोड़ दिया कि वो उन्हें लगा कि आपको लगा कि वो तो अच्छा कर ही लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। ठीक है। अब जैसे कि आपको टेस्ट लेना है क्लास में बच्चों को, तो आप क्या करेंगे, टेस्ट तभी लेंगे ना कि बच्चों को सारे तरीके से आप सवाल करा चुके हो। जैसे आप मैथ पढ़ा रहे हैं तो सभी तरीके के सवाल आपने बच्चों को करा दिए, प्रैक्टिस करा दी, तभी तो आप उन्हें एग्जाम में रखेंगे। तो आपको वही करना है। इसमें डी ऑप्शन में यही है कि पहले आप क्या करेंगे, परीक्षण में जो भी सवाल आने वाले हैं, समान प्रकार के जितने भी सवाल आने वाले हैं, उनका पहले से ही बच्चों को अभ्यास करा दें। ठीक है। तो डी ऑप्शन आप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं करना कि पहले से आपने चिन्ह लगवा दिए कि ये आएगा पेपर में, आप इन्हें लिख देना। ठीक है। कि आपने ये किया कि जो निम्न कोटि के जो बच्चे थे उन्हें आपने ट्रेनिंग दे दी कि उन्हें अच्छे से पढ़ा दिया कि हाँ ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उन्हें अच्छे से रट लो है, और बाकी बच्चों को छोड़ दिया तुमने।
तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। असंगठित घर से मतलब ऐसा होता है कि ऐसे फैमिली से कोई बच्चा आ रहा है जो बहुत ज़्यादा गरीब है या जिसके घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, गाली गलौज होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ऐसे घर के जो बच्चे होते हैं वो असंगठित घर के बच्चे कहलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे घर से आने वाला जो बच्चा होता है वो सबसे ज़्यादा अनुभव किस में करेगा कठिनाई का? सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में या अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो देखिए ऐसे जो बच्चे होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है स्वतंत्र अध्ययन में। वो स्वतंत्र रूप से अध्ययन नहीं कर पाते, ठीक है। सबसे ज़्यादा कठिनाई उन्हें इसी में होती है, ठीक है। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसे अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे? यानी कि आपने देखा कि आपकी क्लास में एक बच्चा है जो बहुत इंटेलिजेंट है, तो आप क्या करेंगे? उसके साथ संतुष्ट रहेंगे कि आप उसे कुछ नहीं पढ़ाना, ये सब तो सब आता है, इसे बिठा देते हैं पीछे कोने में। दूसरा, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, उसे होमवर्क नहीं देंगे क्योंकि आपको लगता है कि ये सब तो पहले से सब आता है, इसे क्या होमवर्क देके करेंगे। तीसरा क्यों है, जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, मतलब उसे मोटिवेट करेंगे जैसे से वो प्रगति कर सकता है। डी है कि उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है, कि उसके पेरेंट्स को बता देंगे नहीं ये तो होशियार है, ऐसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि वो जैसे भी प्रगति और ज्यादा प्रगति कर सके हम उस तरीके से उसे मोटिवेट करेंगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कुछ छात्र विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्रवृत्ति में नहीं है, यानी कि चित्त वृत्ति जो होती है मतलब कि अटेंशन में नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, अटेंशन नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे? उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कह देंगे, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, उन्हें उनकी रुचि अथवा अपने आप के विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो आप क्या करेंगे? ऐसे बच्चे जैसे आप अपनी क्लास में पढ़ा रहे हैं लेकिन कुछ बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? जबरदस्ती उन्हें पढ़ाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो कह देंगे क्लास छोड़ के चले जाओ, या ये कह देंगे कि हम प्रिंसिपल को बता देंगे, या आप ये करेंगे कि उनकी रुचि जिस चीज़ में वो इंटरेस्ट ले रहे हैं उस तरीके से पढ़ाएंगे, उस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, ठीक है, या रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पॉजिटिव भी है और सही चीज़ भी है। आपको किसी बच्चे को डांटना नहीं है, भगाना नहीं है, निकालना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है कहा जाता है? संवेदन प्रणोद अवस्था, औपचारिक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था या मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो देखिए पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत था हमने पढ़ा था और उसमें उन्होंने 4 स्टेज बताई थी, ठीक है, 4 स्टेज बताई थी। इसमें जो मूर्त क्रियात्मक अवस्था थी आपकी, इस स्टेज में जो बच्चा होता है वो क्या करने लगता है? तर्क वितर्क करने लगता है। आपको पता होगा कि इसका जो टाइम पीरियड था वो था 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक। इस एज में जब बच्चा होता है वो क्या करने लगता है? एक तो मूर्त वस्तुओं को देखकर चिंतन शुरू कर देता है, दूसरा क्या करने लगता है? तर्क वितर्क करना शुरू कर देता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, क्योंकि यहाँ पे बच्चा जो है वो तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है। तो बच्चों के बौद्धिक विकास की बात हो रही है और बौद्धिक विकास के बारे में यानी कि संज्ञानात्मक विकास के बारे में किसने बात की? तो पियाजे ने बात की थी, ठीक है। और 4 ही स्तर बताए थे इन्होंने, कौन कौन से? संवेदी गामक अवस्था बताई थी, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताई, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बताई और लास्ट में आपकी औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बताई थी, ठीक है। तो 4 अवस्थाएं थी ये और ये पियाजे ने बताई थी, तो डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए, यानी कि ऐसे बच्चे जो पूरी तरीके से वयस्क नहीं हो पाए हैं, अभी भी बाल्यावस्था में है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के अधिगम में सीखने में अभिभावक की भूमिका क्या होनी चाहिए? मतलब जो पेरेंट्स हैं बच्चों की, उनकी भूमिका क्या होनी चाहिए? निषेधात्मक यानी कि कोई भूमिका ना हो, अग्र सक्रिय होने चाहिए, संवेदात्मक होने चाहिए या उदासीन होने चाहिए। तो देखिए ऐसे जो बच्चे होते हैं जो अल्पवयस्क होते हैं, ऐसे बच्चों के जो अभिभावक होते हैं उनकी भूमिका जो है वो अग्र सक्रिय की होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हो, क्योंकि वो एज ऐसी होती है जिसमें बहुत सारे बदलाव होते हैं। इसमें बच्चा भटक सकता है, गेमिंग की दुनिया में चला गया तो क्या कर लेगा? आज के टाइम में आप देख रहे हैं कई सारे गेम में लगे रहते हैं, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे वो मोबाइल छोड़ने को तैयार नहीं रहते, तो बहुत गंदी लत लग जाती है, ये सारी चीज़ें। तो आपको उनके जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा ध्यान बच्चों पे देना चाहिए इस टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में या घर में, ठीक है। तो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर आप बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से बता सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं? तो देखिए संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है और संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो बुद्धि से संबंधित होता है, ठीक है, दिमाग से संबंधित होता है। तो बच्चे में कितनी बुद्धि है ये आप या तो विद्यालय में पता कर सकते हैं या उसकी कक्षा में पता कर सकते हैं कि वो कैसा है, किसी भी विषय में, किसी भी टॉपिक पे आप उससे चर्चा कर सकते हैं, तो अभी आपको उसकी बुद्धि के बारे में पता चलेगा। तो विद्यालय एवं कक्षा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना या कक्षा में पूर्ण नीरसता। तो देखिए ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आपको पता चलेगा कि बच्चा जो है पढ़ने के लिए मोटिवेटेड, ठीक है, वो मोटिवेट है, खुद से पढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ध्यान दे रहा है पढ़ाई में। तो किस चीज़ से आपको पता चलेगा ये चीज़, ठीक है। तो ऐसा क्या संकेत आपको मिलेगा जिससे आपको ये चीज़ पता चले? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। विद्यार्थी जितने ज़्यादा आपसे प्रश्न पूछेंगे इससे आपको समझ में आएगा कि हाँ बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है और वो पता करने की कोशिश कर रहा है टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है सैमपट का उपयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना या प्रश्न पूछना?
तो देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि खाली ब्लैक बोर्ड का यूज़ करते रहे टीचर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि सिर्फ चर्चा ही करता रहे, डिस्कस करते रहे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि कहानी बताता रहे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या प्रश्न पूछे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रश्न पूछना, ठीक है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनी रहे, इसके लिए टीचर को टाइम टू टाइम क्या करना है, प्रश्न पूछना है बच्चों से, ताकि उन्हें जो बच्चे होंगे वो भी अटेंशन में रहेंगे कि हाँ कभी भी सर पूछ सकते हैं, और टीचर जिससे पूछेगा तो उसे भी पता रहेगा कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो प्रश्न पूछना सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हम बच्चों को विद्यालय में क्यों खेलने को कहते हैं, इसलिए नहीं कि वो शारीरिक रूप से सशक्त बनेंगे या टीचरों का काम आसान करेंगे या समय बिताने के लिए कि बस खाली टाइम निकलवा दें बच्चों का, इसलिए हम कराते हैं, तो ऐसा नहीं है। उससे बच्चे जब खेलते हैं तो दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं, तो उनके अंदर सहयोग की भावना विकसित होती है। तो भाई ये कि सहयोग एवं संतुलन का विकास होगा। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार एक साधन है, कौन सी शिक्षा का साधन है परिवार। अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, या दूरस्थ शिक्षा का। तो देखिए ये हमने पढ़ा है कि शिक्षा जो होती है वो औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ, ठीक है, 2-3 भागों में बांटी जाती है। तो औपचारिक शिक्षा वो होती है जो हम विद्यालय में ग्रहण करते हैं, यूनिवर्सिटी में ग्रहण करते हैं, जिसमें टाइम, टीचर, हर चीज़ फिक्स होती है, सिलेबस भी फिक्स होता है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसमें ना समय फिक्स होता है, ना जगह फिक्स होती है, ना टाइम फिक्स होता है, कुछ भी फिक्स नहीं होता, ठीक है। तो परिवार क्या है, एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि परिवार में क्या होता है, आप कभी भी चीज़ें सीख सकते हैं, कहीं भी सीख सकते हैं, ठीक है। दादी बाबा आपको सिखा सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने बस कह दिया कि 2 बजे तक ही सिखाएंगे, उसके बाद नहीं सिखाएंगे या आज ही सिखाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अनौपचारिक शिक्षा का साधन हो जाएगा परिवार, ठीक है। तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक शिक्षार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो कैसे सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, आदर्श रूप में बर्ताव करके, या उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। तो आप किस तरीके से बच्चों के अंदर सामाजिक मूल्यों को विकसित करेंगे, तो इसमें सबसे सही हो जाएगा आदर्श रूप से बर्ताव करके, क्योंकि टीचर स्वयं आदर्श रूप से जब बर्ताव करता है तो बच्चे क्या करते हैं, उनको अपनाते हैं, ठीक है, उनके आचरण को अपनाएंगे, वो मूल्यों को विकसित करेंगे। तो सबसे ऑप्शन सही यही है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, या एक सुबक्ता होना, ठीक है, एक अच्छी तरीके से बोलने वाला होना, या विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करने वाला। तो सबसे अच्छा टीचर कौन माना जाएगा, जो जितने भी बच्चे हैं उसकी क्लास में उन सब की कठिनाइयों को वो दूर कर सके, तो वही सबसे अच्छा टीचर होता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि बच्चों के ऊपर जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम उन्हें आ रही है, तो उन्हें दूर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। अति सक्रिय से मतलब ये रहता है कि बच्चा इधर उधर हाथ पैर हिलाता जा रहा है, ठीक है, बोलने की बहुत आदत है, कुछ ना कुछ पूछने की आदत है, तो बहुत ज़्यादा सक्रिय है वो। तो क्या करेंगे, उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। अगर आपने पहली पंक्ति में बिठा दिया, ठीक है, अब उसने हरकतें करनी स्टार्ट कर दी, तो सारे बच्चों का ध्यान उस पर चला जाएगा, ठीक है, तो वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएंगे बच्चे, तो और होकर डिस्टर्ब होगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित कर देंगे, कि आप उसे हर जगह से हटा के कोने में ही बिठा दें, तब आप उस पर भी ध्यान नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तीसरा है कि उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सबसे सही काम ये है कि उसे श्यामपट्ट साफ करने का काम दे देंगे आप, ठीक है। जैसे आपने लिखा, समझा दिया, फिर उसे कह दिया जाओ बोर्ड साफ कर दो जाके, तो उसमें बच्चा खुश रहेगा, ठीक है, उसे लगेगा हाँ एक काम मिला, तो उसका पूरा ध्यान बोर्ड पे रहेगा, और इधर उधर की हरकत है वो छोड़ देगा, पूरा ध्यान बोर्ड पे रहेगा कि जैसे ही बोर्ड भरेगा तो हमें साफ करना है, तो बोर्ड पे वो ध्यान देगा, ठीक है। तो सबसे सही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथक पृथक समजाति समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है उनके अभिभावकों की चित्रवती पर, उनके समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। देखिए अलग अलग समजाति समूह के जो व्यक्ति होते हैं उनके बच्चों के प्रति जो अभिवृत्ति होती है साधारणता कैसी रहेगी, उनके अभिभावक जैसा उनके बारे में सोचते हैं तो वैसे ही बच्चे भी सोचेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बालकों को बैठाने के लिए बोला गया है, तो आप कैसे बैठाएंगे, क्या करेंगे। उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से मना कर देंगे, प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है उसमें बैठाने के लिए बोल देंगे, या ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ऐसा तो करना नहीं कि आपको उन्हें इनकार कर देना कि नहीं भैया हम नहीं बैठा पाएंगे, हम बस इंटेलिजेंट बच्चों को ही रखते हैं, भाई हम अपने स्टूडेंट मानेंगे बाकी को नहीं मानेंगे, या आप ये कह दें कि नहीं दूसरी क्लास में बिठाओ जहाँ इनके लिए जगह है, सबको एक जैसा। तो ऐसा तो नहीं, समावेशी शिक्षा में क्या था कि सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना है, ठीक है। तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, कि ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की हम तकनीक सीखेंगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है। उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत ना पड़े, उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, या विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है टीचर के लिए, अगर वो साधन संपन्न होना चाहिए, ठीक है, अगर साधन संपन्न उसे बनना है टीचर को, तो उसके पास क्या होना चाहिए,
उसके पास विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो टीचर के लिए यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे कुछ भी सवाल करते हैं, टीचर उसका जवाब दे सके, उनसे संतुष्ट कर सके। ठीक है, अपने जवाबों से। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें वो था कि बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, उपयुक्त सभी में। तो देखिए, संवेगात्मक समायोजन की बात हो रही है, प्रभावी किसमें होता है? व्यक्तित्व निर्माण में भी होता है, कक्षा शिक्षण में भी होता है, अनुशासन में भी होता है, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस पेपर में जितने भी सवाल आए थे हमने सारे देख लिए। इजी थे, ज़्यादा टफ नहीं थे। ठीक है, उपयुक्त सभी में भी एक दो क्वेश्चन आ गए थे जिसका आंसर सीधा उपयुक्त सभी था, देख के समझ में आ रहा था। तो पेपर सही था, इसे अच्छे से पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।